नमस्कार, आबाद केम छो। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। दोस्तों मैंने मेरी पहली वीडियो में ना GS1 इस पेपर के बारे में बताया था। मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स में GS1 का जो पेपर होता है ना, उस पेपर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उसकी निगेटिव सिस्टम बताई थी, उसका सिलेबस बताया था, उस पेपर का कट ऑफ मैंने बताया था। इस वीडियो में दोस्तों मैं यूपीएससी की प्रीलिम्स में GS2 का जो पेपर होता है ना, उस GS2 के पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, निगेटिव सिस्टम समझेंगे, सिलेबस समझेंगे और उस सिलेबस में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो पहले आप स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि भाई किस तरह से स्ट्रक्चर होता है इस GS2 का। दोस्तों इस GS2 को CSET भी कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों ये पेपर जो होता है ना वो MCQ टाइप का होता है। MCQ टाइप का आपको मतलब पता होगा, मैंने मेरी पहली वीडियो में भी बताया था। निगेटिव सिस्टम भी दोस्तों मतलब इस पेपर में होती है, GS1 में भी होती है और GS2 में भी यूपीएससी की निगेटिव सिस्टम होती है प्रीलिम्स में। लेकिन दोस्तों ये पेपर जो होता है ना वो क्वालिफाइंग लेवल का होता है। GS1 का जो पेपर होता है ना वो पेपर क्वालिफाइंग लेवल का नहीं होता लेकिन ये पेपर क्वालिफाइंग लेवल का होता है। मतलब आपको 33% मार्क लाने की जरूरत होती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों इस पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, जबकि GS1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और इस मतलब पूरे 80 क्वेश्चन के 200 मार्क होते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क कैरी करता है। अब GS1 का जो पेपर था ना उसमें 100 क्वेश्चन थे और 200 मार्क थे। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का था। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 80 क्वेश्चन है और 200 मार्क है, मतलब हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है। अब एक क्वालिफाइंग लेवल मतलब एक क्वालिफाइंग क्या फंडा होता है ये हम समझ लेते हैं। आप देखिए 33% का मतलब क्या होता है। 33% का मतलब ये होता है 100 में से 33। तो ये 33% का मतलब होता है। अब यहाँ कितने मार्क है, यहाँ 200 मार्क है, तो 200 में कितने आएंगे। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल मैथ है, आप एक कभी भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक की यहाँ कीमत आती है 66। तो दोस्तों आपको सिर्फ 200 में से 66 मार्क्स लाने की जरूरत होती है। अगर आप 200 में से 66 मार्क लाते हो तो आप GS2 का पेपर क्रैक कर लेते हो। मतलब अगर आप 200 में से 200 लाते हो या 200 में से 66 लाते हो, इक्वली कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ आपको 66 से ज़्यादा मार्क लेने होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब निगेटिव सिस्टम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये निगेटिव सिस्टम मैंने मेरी पहली वीडियो में डीप में बताई है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताऊंगा। तो पिछली वीडियो की तरह दोस्तों वही टैलेंटेड स्टूडेंट। अब दोस्तों ये स्टूडेंट यूपीएससी का है तो इसे हमें चश्मा देना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी का ये साइन होता है। तो भाई ये खुद को टैलेंटेड मानते हैं, इन्होंने 80 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व किए क्योंकि ये GS2 का 80 मार्क का पेपर होता है ना। और इन जनाब के 80 मार्क में से 50 मार्क मतलब 80 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन इनके राइट आ गए और 30 क्वेश्चन इनसे गलत हो गए। अब जबकि इनके 50 क्वेश्चन राइट आ गए तो इनको कितने मार्क मिलने चाहिए। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है तो इन्हें 125 मार्क मिलने चाहिए मार्किंग सिस्टम से हिसाब से। लेकिन यूपीएससी की कमेटी इन जनाब को कहती है तुम चश्मा पहनते हो, खुद को होशियार मानते हो, लेकिन तुमने सॉल्व तो 80 किए थे, लेकिन भाई तुम्हारे 30 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो कुछ मार्क तुम्हारे हम काटेंगे। अब कितने मार्क काटेंगे ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है ये अब हम समझते हैं। अब देखिए 30 क्वेश्चन चूक गए हैं, मतलब 30 क्वेश्चन इन होशियार जनाब से 30 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब कितने मार्क के क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है तो इस 30 को हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना होता है और आंसर आता है 75। मतलब 75 मार्क्स के क्वेश्चन इन जनाब से गलत हो गए। अब देखिए ये निगेटिव सिस्टम होती है ना वो कई तरीके की होती है। वो 1/3 होती है, 1/2 होती है और 1/4 होती है। लेकिन यूपीएससी में 1/3 निगेटिव सिस्टम होती है। अब हमें क्या करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन गलत हो गए हैं उस आंकड़े को हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ हमें 75 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है और जब हम 75 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर आता है 25। तो ये 25 हमें ये 125 में से माइनस करने पड़ते हैं, तब जाकर आता है क्वेश्चन आंसर 100। तब इन जनाब को 100 मार्क मिलेंगे और ये जनाब यूपीएससी की कमेटी को कहेंगी कि भाई ले लो 100 में से तुम मेरे, ये जनाब कहेंगे कि भाई मुझे 100 में सिर्फ 66 मार्क चाहिए और जो मतलब जो मार्क बचे होते हैं ना 100 में 66 जाने के बाद कितना आएगा, तो ये 4 फिर 70। तो ये जनाब कहेंगे कि भाई ये 34 मार्क तुम ही ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि GS2 के लिए सिर्फ हमें 66 प्लस मार्क लानी होती है। 66 से ज़्यादा आते हैं तो हम GS2 क्रैक कर लेते। अगर हमें मेंस में जाना है ना दोस्तों, मतलब हमें मेंस में एंट्री लेनी है ना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सिर्फ GS1 पे करना होता है,
क्योंकि GS2 जो होता है ना वो क्वालिफाइंग लेवल का होता है, सिर्फ 66 से ज़्यादा मार्क लाने होते हैं। तो दोस्तों ये होता है नेगेटिव सिस्टम। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल होता है, ये आपको समझ में 100% आ गया होगा दोस्तों। नहीं आ गया होगा दोस्तों तो मेरी पहली वीडियो आप देखिएगा, वो GS1 पे होती है, उसमें मैंने इन डेप्थ बताया गया है नेगेटिव सिस्टम क्या होती है। 2-3 एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा लिए, लेकिन मैं इसी तरह से मतलब मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया ही होगा। तो चलिए अब सिलेबस समझ लेते हैं GS2 का। फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं ना, ये GS2 का पूरा सिलेबस है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भैया कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज पे आपको 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत सिंपल होता है, मतलब हमने 10th में 12th में मतलब इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें पहले पैसेज होता है और उस पैसेज पे 5-6 क्वेश्चन होते हैं। आप ऐसा समझेंगे कि भाई बहुत सिंपल होता है, ये मतलब वो पैसेज रीड करना होता है और वैसे के वैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों यूपीएससी में उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। यूपीएससी में आपको वो पैसेज 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, वो पैसेज समझना पड़ता है और समझने के बाद आपको वो क्वेश्चंस मतलब आएंगे। यूपीएससी के पैसेजेस के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सिंपल नहीं होते दोस्तों, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मतलब आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा कि एक पैसेज होता है और 5-6 क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पर दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, मतलब yes1 एक स्टेटमेंट होता है, yes2 एक स्टेटमेंट होता है, पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। अब इन 2 स्टेटमेंट पे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन के A, B, C, D करके 4 ऑप्शन होते हैं और जो ऑप्शन राइट आता है ना वो ऑप्शन आपका सही होता है और वो ऑप्शन आपको चुनना होता है। मतलब दोस्तों यूपीएससी क्या चाहती है कि आप उस क्वेश्चन से कितना कम्युनिकेट कर पाते हो या उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समझने की और क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्किल आपके अंदर है क्या नहीं, ये यूपीएससी बेसिकली जांच करना चाहती है। मतलब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते, मतलब मैंने आपको एक टाइप बताया है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके के इस पॉइंट ऑफ व्यू के होते, लेकिन ये मैंने आपको एक टाइप बताया है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, अब इसका तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। दोस्तों क्या होता है बेसिकली, मतलब आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई 12 मतलब ये 12 जनवरी को संडे है, 12 जनवरी को संडे है 2020 में, तो वही 8 दिसंबर को कौन सा डे आएगा, किस तरीके का डे आएगा। इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चंस आपको इन मतलब लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में पूछे जा सकते हैं। या दोस्तों आपको मतलब ऐसी एक डायग्राम दी जाएगी, इस तरीके से आपको एक डायग्राम दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि भाई इस डायग्राम में कितने त्रिकोण हैं, मतलब इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स होते हैं। मतलब इस तरीके के इस पॉइंट ऑफ व्यू के दोस्तों क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में आ सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब दोस्तों मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो है वो बी की पत्नी है, मतलब ये जो है वो बी की वाइफ है, बी जो है वो सी का मतलब सी की बेटा है, उसकी बेटी है, उसका ससुर है, उसकी मतलब इस तरीके के दोस्तों घुमा फिमा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। और आखिर में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भाई हमें बताओ पी जो है वो ए का कौन है। मतलब आपको एक आइडिया आ चुका होगा इस तरीके के क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग, मतलब आपको एक डिसीजन तय करना होता है। उसके बाद दोस्तों जनरल मेंटल एबिलिटी, दोस्तों इसी में भी दोस्तों मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली दोस्तों आप अगर 10th में हो गए ना, और 10th में दोस्तों एक एग्जाम होती है NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, मतलब उस एग्जाम में या फिर हमारे स्कॉलरशिप के मतलब एग्जाम हुआ करते थे 7th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में, उस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद दोस्तों बेसिक न्यूमरेसी की अगर हम बात करेंगे ना तो उसमें दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 गुना 20 गुना 30 गुना 15 गुना 50। अब ये सॉल्व करके जो संख्या आएगी, जो नंबर आएगा उस पर कितने जीरोस होंगे। तो दोस्तों ये बेसिक न्यूमरेसी 10th लेवल की पूछी जाती है। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस होता है GS2 का। अब देखिए दोस्तों 30 से 40% क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कॉम्प्रिहेंशन पर पूछे जाते हैं। अब देखिए जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं ना वो क्या सोचते हैं, अब देखिए मतलब अब इंजीनियरिंग
बैकग्राउंड का है तो मतलब खाते सोते वक्त मतलब मैथ ही मैथ, मतलब हर वक्त उनके दिमाग में गणित ही चलता रहता होगा क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। तो वो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, वो स्टूडेंट को ये मतलब ये जो है ना सेक्टर, मतलब ये सेक्टर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट को जल्दी से समझ आता है और वो स्टूडेंट सिर्फ इसी पे ही फोकस करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम में हमें सिर्फ 66 मार्क लाने होते हैं। अगर दोस्तों को एक स्टूडेंट को मतलब खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, मतलब उसने GS2 का पेपर दिया और उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है और उसने कहा कि देखो भाई मैंने 80 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे 30 में से 30 क्वेश्चन राइट आ गए। तो देखिए दोस्तों, अगर 30 में से 30 क्वेश्चन राइट आते हैं तो हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है तो उसे 75 मार्क मिल जाएंगे, तो वो पास हो जाएगा दोस्तों। और जो स्टूडेंट आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं ना, मतलब तो वो क्या करते हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कंप्रेशन पर देते, पैसेज सॉल्व करने में देते। अब ये देखते हर एक स्टूडेंट का हर एक माइंडसेट होता है, हर एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन दोस्तों आपको बस इतना समझना है, सिर्फ 66 से ज़्यादा मार्क लाने हैं। अगर आप 66 से ज़्यादा मार्क लाने में सक्षम होते हो तो आप ये पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। दोस्तों बेसिकली यूपीएससी के एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुक दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, 26 ईयर मतलब 26 साल के क्वेश्चंस पेपर उसमें सॉल्व किए होते हैं। वो बुक दोस्तों स्क्रीन पर आप उसका फोटो देख सकते हो, वो बुक आप बाय कर सकते हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए दोस्तों आप समझ लेते हैं आगे का। देखिए दोस्तों, मैंने आपको GS1 और GS2 इन दोनों पेपर के बारे में बताया था प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में दोस्तों दो ही पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 जो होता है वो 200 मार्क का होता है और GS2 200 मार्क्स का होता है। मतलब ओवरऑल 400 मार्क्स के प्रीलिम्स के पेपर होते हैं। लेकिन दोस्तों ये 200 मार्क फाइनल कट ऑफ में काउंट नहीं किए जाते। अब क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि ये मार्क जो होता है दोस्तों वो एक क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं। मतलब आपको 66 से ज़्यादा मार्क आ गए तो इस पेपर में आप क्वालिफाई हो गए। तो मेंस का जो कट ऑफ आता है ना वो GS1 के पेपर के डिपेंडेंट होता है। और GS1 में दोस्तों आपको ये जो कट ऑफ होता है ना दोस्तों, ऑन एन एवरेज 110 से 120 में रैंक करता है। मतलब आपको GS1 में 110 से 120 मार्क लाने होंगे ही तब आपका मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। और GS2 में 66 से ज़्यादा मार्क लाने होते। तो ये दोस्तों होता है बेसिकली प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। GS2 का सिलेबस, स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रीम सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि लाइफ में हमें सब कुछ करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको मेंस में एसे का जो पेपर होता है ना उस पेपर के बारे में बताऊंगा। मतलब कितना एसे आपको लिखना होता है, कितने शब्द लिखने होते हैं, किस तरीके के एसे लिखने होते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सब दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं।